आपके भारी डिमांड पर मैंने यार गेस पेपर का जो था ना, मैं यहाँ पे सलूशन लेकर आया हूँ। यार मैं अकेले दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो लाइक बनता है ना। क्या लाइक करेंगे? आप सभी जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं यार, बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि एसकेएम स्टडी है ना यार, पूरा यूपी बोर्ड का जितना मटेरियल है ना, बोर्ड वाइज एग्जाम 2024 का सब कुछ दे दूंगा यार। जितने पेपर है सब कुछ, एक दो कॉपी नहीं देख सकते हैं, हर एक विषय की कॉपी। अभी अभी तो यार हिस्ट्री उस्ट्री की आएगी। आर्ट वाले जो आपके भाई बहन ना, उनको भी बता दीजिएगा, ये एसकेएम स्टडी इतिहास लेकर आने वाला है। आर्ट का भी मैं लेकर आऊँगा, साइंस का भी लेकर आऊँगा। साइंस में आपका हिंदी रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और मैथ भी रहेगा। फिर फिजिक्स, ये सब हो गए। उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब जितने भी अर्थशास्त्र सब पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना। एक एक सेट तो आपको 7-7 सेट प्रोवाइड ही कर देंगे। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका गेस्ट पेपर मैंने दिया था ना, आप लोग बहुत प्यार दिए भाई साहब, इस पे ऐसा प्यार दिए कि 6000 डॉक गया। केवल 4 से 5 दिनों में 6000 बच्चे इसको देख लिए। 347 जी के, इसी का फुल सोल्यूशन है आज। पूर्णांक 70 नंबर का था आपका, ये सब आपको पता ही था। तो यहाँ सबसे पहला यहाँ पे है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला जो यहाँ पे, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C, तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए आप इसको तैयार मत करिएगा। जहां मैंने प्रिंट करवाया था, मतलब मैं, मेरा स्पेशल एक टाइपिस्ट बैठता है, तो उसी से मैं बैठ के एनालिसिस कर प्रिंट करवाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि इसको टाइप कर दिया था। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस, इसको मत याद करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगला है ये वाला, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत तैयार करिएगा, ये निकाल दिया गया है। निम्न में से किस 0.1 मोल जली विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? देखिए वैसे तो मैंने बोर्ड की कॉपी पर सॉल्व किया, लेकिन मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपका करा दे रहे हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट। जो पोटेशियम सल्फेट होगा, इसका जली विलयन में सबसे अधिक आयरन उपस्थित होते हैं, इसीलिए इस जली विलयन का क्या होगा? हिमांक न्यूनतम होगा। हिमांक न्यूनतम क्यों होगा? क्योंकि इसमें ज़्यादा आयन उपस्थित होंगे। जब ज़्यादा आयन उपस्थित होंगे तो उसका हिमांक न्यूनतम होगा। तो अधिकतम किसका होगा? सोडियम क्लोराइड का, यूरिया का, ग्लूकोज का, ये तीनों का हिमांक जो होगा अधिकतम होगा। लेकिन पोटेशियम सल्फेट का क्या होगा? न्यूनतम हिमांक होगा। क्या होगा? न्यूनतम हिमांक होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग वाला है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो वेग स्थिरांक होगा, अगर ताप बढ़ाएंगे तो हमेशा और हमेशा वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर जो मान होता है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, ना घटेगा, ना अपरिवर्तित रहेगा, ना इनमें से कोई नहीं, बल्कि क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका गेस्ट पेपर का सोल्यूशन है पूरा। निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है? इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है? लैक्टोज है, स्टार्च है, माल्टोज है या फिर फ्रैक्टोज है? तो मोनोसैकेराइड निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो इसमें जो मोनोसैकेराइड है वो है आपका डी ऑप्शन। वो क्या है? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है यह क्या है? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। और लैक्टोज तथा माल्टोज ये डाइसैकेराइड है। कौन कौन से? लैक्टोज और माल्टोज, ये दोनों डाइसैकेराइड है। और स्टार्च जो है यह पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड फ्रैक्टोज, लैक्टोज माल्टोज डाई, और आपका जो पॉलीसैकेराइड वो क्या है? स्टार्च है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी दिक्कत? किसी बच्चे को बता देना कमेंट करके यार। उसके बाद अंग वाला है, जब एसिटिक अम्ल को P2O5 यानी फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यानी जब एसिटिक अम्ल होता है उसको किसके साथ गर्म करेंगे? P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला, CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O, ठीक है। ये यौगिक प्राप्त होगा जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। उसके बाद च वाला है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या वुटर्ज अभिक्रिया या कैनिजारो अभिक्रिया? यहाँ पे V2 वुटर्ज रहेगा।
गेस पेपरोइक सोल्यूशन तो दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी वाला हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। क्लियर है? यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर करा दिया। अब चलिए इस तरफ हम लोग पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब आएगा आपका अगला प्रश्न 2-2 नंबर वाले। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आप मत तैयार करिएगा। यहाँ पे ख वाला है जो आपके सिलेबस में, वही मैं बता रहा हूँ इस गेस्ट पेपर से, ठीक है ना। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए, 2 नंबर का है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है उसको देख लीजिए। यहाँ पे किसे कहते हैं राउल्ट का नियम, यहाँ पे पूरा पूरा सॉल्व है। तो इस नियम के अनुसार या इसके अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, यानी कि कोई विलयन है उसके प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब है, इसके मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होती है। इसके मूल अंश के क्या होती है, समानुपाती होती है। यदि विलायक का वाष्प दाब P1 व इसका मूल अंश क्या हो, X हो, क्या हो, X हो, तो इसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P1 नॉट हो तो राउल्ट के नियमानुसार क्या हो जाएगा, P1 अनुक्रमानुपाती X1 और P1 बराबर X1 और P1 नॉट, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पे X1 क्या मिलेगा, एक नियतांक मिलेगा। अब इस नियम की क्या क्या सीमाएं हैं इसको देख लीजिए। तो राउल्ट नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है, केवल केवल तन विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन पर यह विचलन प्रदर्शित करता है और सांद्र विलयन में यह हमेशा और हमेशा क्या होता है, विचलन प्रदर्शित करता है, यानी कि यह तन विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयनों पर राउल्ट का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, यानी जो राउल्ट का नियम होता है यह केवल केवल अवाष्पशील जितने भी पदार्थ हैं उसके विलयनों पर लागू होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, यानी जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं इसके विलयनों पर कभी भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथा है, जो पदार्थ में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, यानी जो पदार्थ क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट का नियम बिल्कुल भी पालन नहीं होता है। देखिए जो 12th का एग्जाम होता है ये एक टफ एग्जाम होता है। 10th का तो चलिए ठीक है, लेकिन 12th के एग्जाम में ना थोड़ा आपको और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और इस प्रैक्टिस को हम करवाएंगे, टेंशन मत लेना यार। बोर्ड की कॉपी पर पूरा करवाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। इसी कोई दिक्कत है क्या आपको, एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, मत करिएगा, ये मैं आपको करवा दिया। अगला ये है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है और ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक ना। यहाँ पे ये है, कोलराउस के नियम को समझाइए और इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए, यानी कि कोलराउस का नियम क्या होता है और इसके 2 अनुप्रयोग क्या क्या है, 2 नंबर का है। चल देख लेते हैं कोलराउस का नियम क्या होता है और इसके नियम को आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको कोलराउस का नियम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, इसको आपको खुद से कर लेना है। कोलराउस का नियम आपको मैं होमवर्क रूम में दे रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही सिंपल है और इसके 2 अनुप्रयोग, और इसको मैंने पढ़ा भी दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने कोलराउस के नियम को विस्तार पूर्वक समझवाया हुआ है वहाँ पे, और जाइए वहाँ से आप पढ़ लीजिए कि कोलराउस का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं कोलराउस का नियम, ठीक है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहाँ से पढ़ लीजिए कोलराउस का नियम। बाकी ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसको आप लोग मत पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो कोलराउस वाला लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, मैंने जुनून बैच लॉन्च किया है, जुनून बैच में आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा लास्ट 4 ईयर पेपर सोल्यूशन। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो आपके अंदर जुनून है लेकर आने का, क्या लेकर आने का, 95 नंबर ना, वो पूरा होगा किसके साथ, जुनून बैच के साथ। जाओ यार ज्वाइन करो फटाफट। यहाँ पे निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखे, यानी कि 2 यहाँ पे उप संयोजन यौगिक दिए हुए हैं, K2Cr C2O4 और CONH3 का होल 5 CO3 और Cl। यहाँ पे क्या दिए, 2 उप संयोजन यौगिक दिए, इनका IUPAC आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहला आपको IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, इसका आपका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा,
पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका आपका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, तीसरा गग, न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये जैव अणु से क्वेश्चन है, आपको समझाना है। चलिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं जो एक क्षारक, एक पेंटोज शर्करा तथा एक फास्फेट अर्धांश से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक अम्ल जनक से संतति में गुणों के स्थानांतरण के लिए अर्थात आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होता है। इसका काम क्या होता है, यह जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, काम होता है। और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं प्राय। पहला क्या होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अब डीएनए आरएनए में जैव अणु से भाई प्रश्न भी बनता है, क्या बनेगा कि आप लोग अंतर बताइए। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखने के लिए आपके पेपरवा में आता है, लिख दीजिएगा। लिख देंगे कि नहीं, नहीं लिख पाए तो आप बता दीजिए, मैं उसको भी बता दूं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो ये लिख लिए न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे प्रश्न, पी ब्लॉक तत्व क्या है, इन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, यानी पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं और पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, ये भी बताना है कि क्या है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित होते हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है इसमें स्थित ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं, E0 से प्रदर्शित करते हैं, पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और Np1-6 होता है। क्या होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np⁻1-6 होता है। चूंकि इस ब्लॉक में स्थित सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो पी ब्लॉक का तत्व क्या होता है आपको समझाया ना, जिनके इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं उसे हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपका चौथा है, यहाँ पे चौथा का क्या है, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए और EMF की गणना कीजिए। तो ये तो आपको मिल जाएगा जुनून बैच में, वहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व भी कराया है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप जाके देख लो एक बार, जुनून बैच से जो बच्चे जुड़े हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ मिलेगी। हालांकि कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग सॉल्व करा दें, ठीक है ना। और वीडियो बहुत बड़ी करेंगे तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो देन आपको जो बच्चे जुनून बैच से जुड़े हैं तो उनको वहाँ पे पूरा इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। और ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्राउनियन गति और स्कंदन ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, इसको मत पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे है अगला वाला, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है यह भी आपको बताना है। कितने नंबर का है, आपका 3 नंबर का है। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे प्रयोगशाला विधि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जब एमाइड, यहाँ पे एमाइड क्या है, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड CONH2 ये एमाइड है। एमाइड की अभिक्रिया या क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH आदि के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एमाइड समूह में सिंगल बॉन्ड CO, ये क्या है सिंगल बॉन्ड CO समूह उत्पाद में कम हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड एथिल या एमीन
बनाने की इसी को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर मैंने इसका इक्वेशन दे रखा है, आप अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट करके अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे पूरा पूरा इसका मैंने दे रखा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए चौथा वाला, कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए, एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है यह भी आपको लिखना है। यह आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का। कितने नंबर का है, 3 नंबर का, इसको मैंने करवा दिया। उसके बाद घ वाला है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र बनाइए, टॉलेन अभिक्रमक के साथ ग्लूकोज कैसे प्राप्त करते हैं, और एक आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पे इसका ग्लूकोज का यहाँ पे देखिए संरचना सूत्र है, आप बना लीजिए। और जब ग्लूकोज का टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल तथा सिल्वर दर्पण बनाता है। और यहाँ पे इसका इक्वेशन भी दिया है, ये ग्लूकोज हो गया। और जब यह किसी टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बना रहा है, आपका सिल्वर दर्पण बना रहा है। और इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि ग्लूकोज में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना CHO, देखिए नीचे ऊपर दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 का क है, 5 का क क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्वथनांक उन्नयन क्या है समझाइए, और ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो इस विलयन का क्वथनांक 100.34 सेल्सियस है। जल के लिए Kr तथा के मूल की क्या करिए, आप गणना कीजिए। तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, इसकी परिभाषा यहाँ पे मैंने दे दिया है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, ठीक है ना। इसे यदि TB0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, जो TB0 क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, और TB विलयन का क्वथनांक है, तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, TB माइनस TB0 को क्वथनांक का क्या कहते हैं, उन्नयन कहा जाता है। एक प्रश्न के अनुसार 1 विलयन में 100 ग्राम जल में 12 ग्राम ग्लूकोज को घोल देते हैं, तब विलयन का क्वथनांक TB बराबर क्या हो जाएगा, 100.34 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 373.34 केल्विन मिलेगा। और जल के लिए Kb का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इनवर्स मोल इनवर्स, तो यहाँ पे Kb का आप मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से निकलेगा शुद्ध जल का क्वथनांक TB, यहाँ पे आप निकाल लीजिए TB0, ठीक है ना। और यहाँ से निकल के आ जाएगा, फिर यहाँ पे Kb का आपका मान निकल के यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए श्याम स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर बताइए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके लिए वेग स्थिरांक की क्या करिए, गणना करिए। क्या करिए, गणना करिए। तो देखिए एक तरफ मैंने श्याम स्थिरांक लिखा है और एक तरफ क्या लिखा है, वेग स्थिरांक लिखा है। तो इधर श्याम स्थिरांक आपका Kc है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका वेग स्थिरांक है। तो इधर साम्य और इधर वेग वाला आप देख लीजिए और इसको तैयार करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लिए, तैयार कर लीजिए यार, टिक लगा लीजिए। मान लीजिए आप कोई सरल परिभाषा याद हो तो फिर कठिन तो याद करने का मतलब है नहीं ना, आप सरल ही क्वेश्चन बैंक में याद ढूंढ लो, सरलता से तो मिल जाएगा ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको बहुत टफ याद करना है, नहीं, अगर आपको मिल जा रहा है आप सरल याद कर लीजिए और ये जो प्रश्न है उसका आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है यहाँ पे ग वाला, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है और ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं। 4 नंबर का है। चलिए देखते हैं कि संक्रमण धातु क्या होती है, अभिलक्षण क्या है और ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती हैं। तो इसका आपको सोल्यूशन जुनून बैच में मिल जाएगा, क्योंकि कुछ यार छोड़ दो बैच में भी, नहीं तो कहेंगे गुरुजी आप सब कुछ तो यहीं पढ़ा देना ऑनलाइन, बैच में हमें क्या मिलेगा। तो यार जाओ 199 में ज्वाइन करो ना यार, कुछ यार दान दक्षिणा कर दिया करो यार। उसके बाद समझाना है यहाँ पे उपसंयोगी संख्या और उपसंयोगिकों के चुंबकीय गुण। तो यहाँ पे उपसंयोगी संख्या और उपसंयोगिकों के चुंबकीय गुण यहाँ पे मैंने दे रखा है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आप देखिए 6 का क है, यहाँ पे 6 का क वाला प्रश्न है, क्या फिर आप ये करिए या फिर ये करिए। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि लिखिए और इसके प्रमुख गुण का
उल्लेख कीजिए। तो ये आप कैसे बनाएंगे, ये आपका विरचन की विधि है, पूरा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे बता दिया, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। विधि है और इसके जो प्रमुख गुण हैं कि क्या क्या प्रमुख गुण होते हैं, ये भी यहाँ पर मैंने पूरा नोट करवा दिया है। तो 2 क्वेश्चन है, आपको कोई एक करना है और कुछ चीज़ें यहाँ पे इसके दिए हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको तो आप खुद से करेंगे क्योंकि अथवा में है, ऑप्शनल में है, तो इसको आपको खुद से करना है। उसके बाद मैं इसको आपको खुद से मैं दे रहा हूँ, हालांकि इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे करवा दिया हूँ कि आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये चीज़ का मैं यहाँ पे पूरा सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। किसका, ये वाला देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो गुरु जी आप तो मुझे दिखाई नहीं, देखिए यहाँ पे इसका ये वाला जो है, ये ख वाला आप कर लेंगे खुद से, ये वाला अथवा में। एथिल एल्कोहल से ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे इसका अपक्रिया कराएंगे तो एथिल एल्कोहल से ईथर प्राप्त होगा। फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पे दिया है। एथेनॉल से एमीन कैसे प्राप्त होगा, और फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर मैंने इसको दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है तो यहाँ क्वेश्चन भी देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन का, और उसका आंसर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत आप लोगों को कमेंट कर देना यार, बहुत और अच्छे से बना दूंगा वीडियो, टेंशन मत लेना। वीडियो को लाइक कर देना। फिर यहाँ पे 7 वाला है, 7 में 2 है, एक क है और एक ख है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये अथवा वाला पूरा यहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिया। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड से सोडियम एथॉक्साइड क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब इससे इसका अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया है। और फिर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है 7 का ख, तो इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे करवा दिया है। बाकी आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो जाओ यार, ज्वाइन करो जुनून बैच, वहाँ पे आपको बहुत डिटेल से आपको मिल जाएगा फुल सोल्यूशन, और विथ कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना कोशिश हो पाया मैंने एक बार इसको अच्छे से करवा दिया है। हाँ, हालांकि उतना अच्छे से नहीं है, लेकिन जो भी लिखा गया था उसको तो मैं करवा दिया हूँ गेस्ट पेपर का। लेकिन आने वाले जो 7-6 सेट है ना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलेगा। अब आपको मैं एक डेमो पेपर के रूप में दिखा दूँ क्या गुरुजी कैसे, देखिए, क्योंकि यार ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखा गया, देख सकते हैं पूरा बहुत ही अच्छे से मैंने सॉल्व कराया है इस पेपर को। ये गेस्ट पेपर है एकदम, चौचक वाला गेस्ट पेपर है, चिंता मत करना यार करेजा लोग, देख रहे हैं चौचक वाला एकदम गेस्ट पेपर मैंने सॉल्व करवाया कि क्या होता है, क्या हर एक चीज़ को मैंने बोर्ड की कॉपी पर सॉल्व कराया है। ये केवल आपके लिए सॉल्व हुआ है यार, किसी के लिए नहीं, आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तभी तो आपको मिलेगा यार, पसंद करो यार वीडियो को, लाइक देगा पूरा सेट ही सॉल्व कराएं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।